नमस्कार। आप सुनने जा रहे हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानी क्रांतिकारिणी। गर्मी बड़ी तेज थी, पर क्या किया जाए, मित्र की कन्या के विवाह में तो जाना जरूरी था। तबीयत ठीक ना थी, छोटे बच्चे को भी चेचक निकल आई थी। पत्नी ने बहुत नाक भौं सिकोड़ी, पर मुझे जाना ही पड़ा। मैं इंटर क्लास के एक छोटे डिब्बे में अनमना सा होकर जा बैठा। मन में तनिक भी प्रसन्नता ना थी। बच्चे का ध्यान रह रह कर सता रहा था। गाड़ी ने सीटी दी। जो लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े थे लपक कर अपने अपने डिब्बे में चढ़ गए। मैंने देखा मेरे डिब्बे में भी एक युवती लपक कर सवार हो गई। उसकी आयु 20-22 वर्ष की होगी। साधारणतया वह एक साधारण युवती दिखलाई पड़ती थी, पर ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता था कि वह कुछ दिन पूर्व सुंदर रही होगी। यूं तो वह अभी भी बहुत सुंदर थी। मैं बारंबार उसे कनखियों से देखने लगा। मन में कुछ बुरा भाव तो ना था, पर वह कुछ अद्भुत सी लग रही थी। मुझे इस तरह घूरते देखकर वह कुछ विचलित हो उठी, मानो उसके मन में यह हो रहा था कि स्टेशन आए और वह उतरकर भाग जाए। मैं अपनी हरकत पर बहुत लज्जित हुआ। वह थोड़ी देर में स्थिर हुई और कुछ रोष भरी दृष्टि से मेरी ओर देखने लगी। मैंने भांप कर जेब से एक अंग्रेजी दैनिक निकाला और पढ़ने लगा। अचानक अंग्रेजी के संक्षिप्त और तीखे किंतु मृदुल शब्द कान में पड़े। उसने मुझसे पूछा, कहाँ जा रहे हैं? शुद्ध अंग्रेजी में उच्चारण सुनकर मैंने अचकचाकर उसकी ओर देखा। वह तीव्र दृष्टि से मेरी ओर ताक रही थी। वह दृष्टि एक बार तो बलात् मेरे हृदय में घुस गई। मैं कांप गया। क्यों, यह तो नहीं कह सकता। मैंने कुछ शंकित स्वर में कहा, मेरठ, आप कहाँ जाएंगी? मानो मेरा प्रश्न उसने सुना ही नहीं। उसने फिर पूछा, आप वहीं रहते हैं? अपने प्रश्न का उत्तर न पाना मुझे अच्छा नहीं लगा, पर मैंने संयम से कहा, नहीं, मैं दिल्ली रहता हूँ। वहाँ तो मैं एक मित्र के यहाँ शादी में जा रहा हूँ। मैंने देखा इस उत्तर से उसे कुछ संतोष हुआ और उसके चेहरे का भाव बदल गया। इस बार उसने कोमल और विनम्र स्वर में पूछा, आप दिल्ली में क्या काम करते हैं? मैं वकील हूँ। यह उत्तर सुनकर वह कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, क्षमा कीजिए, मैं वकीलों से घृणा करती हूँ, परंतु आप एक सज्जन आदमी प्रतीत होते हैं। उसकी इस दबंगता पर मैं हैरान हो गया, पर मैं उसकी बात का बुरा न मान सका। मैंने अत्यंत नम्रता से पूछा, क्षमा कीजिए, यदि हर्ज ना हो तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय कुछ नहीं है, पर आप चाहें तो मुझे कुछ सहायता दे सकते हैं। मैं कुछ सोच ही ना सका। मैंने उतावलेपन से कहा, बहुत खुशी से। मैं यदि कुछ आपकी सहायता कर सका तो मुझे अत्यंत आनंद होगा। उसने बिना ही भूमिका के कहा, मैं केवल एक दिन आपके मित्र के यहाँ ठहरना चाहती हूँ। मेरे मित्र मेरठ के प्रसिद्ध रईस हैं। उनका वहाँ अपना घर है, बहुत बड़ी कोठी है। इस युवती को वहाँ ठहराने में कोई बाधा ना थी। मेरे मुंह से निकलना चाहा कि अवश्य, पर मैं ये सोचने लगा, यह इतनी निर्भीक, तेजस्विनी और अद्भुत युवती है कौन? एकाएक मेरे मुंह से कुछ बात ही ना निकली। वह कुछ देर चुपचाप मेरी तरफ देखती रही। कुछ क्षण बाद मैंने पूछा, परंतु आपका परिचय? उसने रुष्ट होकर कहा, परिचय कुछ नहीं। वे लोग आपका परिचय पूछेंगे, मैं क्या कहूँगा? कहिए बहन है, दूर के रिश्ते की हैं। मैं अब और अधिक कुछ भी सोच नहीं सका। मैंने कहा, तो चलिए, पर अब तो आप बहन हुई ना, तो अपना परिचय दीजिए। परिचय का नाम सुनकर फिर उसकी त्योरियों में बल पड़ गए। वह रोष में आ गई। उसने अत्यधिक रूखे स्वर में कहा, 3 बार तो कह चुकी महाशय, परिचय कुछ नहीं। अब मुझे कुछ भी कहने का साहस ना हुआ। वह भी नहीं बोली, चुपचाप गाड़ी से बाहर ताकती रही। गाजियाबाद आ गया। ऐसी अद्भुत स्त्री तो देखी नहीं। अवश्य कोई कुलीन स्त्री है, किसी कारण से यहाँ आई होगी। अंग्रेजी पढ़ी लिखी लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। मैं ये सोच ही रहा था कि 5-6 आदमी डिब्बे में चढ़ गए। इनमें एक पुलिस का दरोगा भी था, 2 खुफिया पुलिस के सिपाही थे। दरोगा ने युवती की सीट पर बैठकर पूछा, आप कहाँ जाएंगी? वह बोली ही नहीं।
दरोगा साहब ने साथ के कांस्टेबल से कुछ संकेत किया और फिर पूछा, आपने सुना नहीं? मैंने आपसे ही पूछा है, आप कहाँ जाएंगी? इस बार उसने दरोगा की ओर घूमकर देखा और शुद्ध अंग्रेजी में कहा कि आप टिकट चेकर हैं या रेल के कोई कर्मचारी? आप क्यों पूछते हैं और किस अधिकार से? इसके बाद उसने मेरी ओर देखकर कुछ क्रोधपूर्ण स्वर में शुद्ध हिंदी भाषा में कहा, तुम चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हो और यह आदमी बिना कारण मुझसे सवाल पर सवाल करता जा रहा है। इस बेशर्म को स्त्रियों से फालतू बातचीत करते जरा भी शर्म नहीं आती। मैं चौंक पड़ा। दरोगा मेरी ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखने लगा। मैंने संभल कर कहा, यह मेरी बहन है, हम लोग मेरठ एक शादी में जा रहे हैं, आप क्या जानना चाहते हैं? दरोगा एकदम झेप गया। दरोगा ने जरा झिझकते हुए कहा, माफ़ कीजिए, मैं पुलिस। दरोगा साहब बहुत लल्लो चप्पो करने लगे। मेरठ आ गया, हम लोग चले। उसके पास कुछ भी सामान ना था। काले खद्दर की एक साड़ी पहने थी और एक छोटी सी पोटली उसके हाथ में थी। जेवर के नाम उसके बदन पर कांच की चूड़ियाँ तक ना थी। पैरों में जूते भी ना थे। वह चुपचाप मेरे पीछे पीछे चली आई। मैंने तांगा किया और वह पीछे की सीट पर बैठ गई। मित्र का घर आ गया और मैंने उसे बहन कहकर भीतर भिजवा दिया। उसने जाते जाते कहा, अवकाश पाकर 1 घंटे में मुझसे मिल ले। मैंने स्वीकृति दे दी और वह चली गई। 1 घंटे बाद मैं भीतर उससे मिलने गया। वह स्नान आदि से निवृत्त हो तैयार बैठी थी। मुझे देखते ही उसने कहा, एक टैक्सी मेरे वास्ते ला दीजिए, मुझे कहीं जाना है। मैंने टैक्सी मंगाने नौकर को भेज दिया। 1 कष्ट और आपको दूंगी। मैंने जेब से मनी बैग निकालते हुए कहा, कहिए। उसने अपने हाथ की पोटली खोली और एक बंडल निकालकर मेरे हाथ में थमा दिया। देखा नोटों का गट्ठर था। 100 रुपए के नोट थे। मैं अवाक रह गया। उसने सहज भाव से कहा, 15,000 रुपये हैं, इन्हें ज़रा रख लीजिए, कहीं रास्ते में गिर गिरा पड़े, कहाँ कहाँ लिए फिरूंगी। मैं लौट कर ले लूँगी, अभी तो आप रख ही लीजिए। जिस लहजे में उसने कहा, मैं अब टाल मटोल न कर सका। टैक्सी आई और वह लपक कर उसमें बैठ गई। एक क्षीण मुस्कुराहट उसके मुख पर आई। उसने टैक्सी से मुंह निकाल कर कहा, एक बात के लिए क्षमा कीजिएगा, मैंने रेल में आपको तुम कहा था। आवश्यकतावश या अनुचित घनिष्ठता का वाक्य कहना पड़ा था। वह मानो और भी खुलकर मुस्कुरा पड़ी और उसकी सुंदर मोहक दंत पंक्ति की एक रेखा आंखों में चोंद लगा गई। 3 दिन बीत गए, न वह आई न उसका कुछ समाचार ही मिला। तीसरे दिन डाक से एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, भाई मुझे क्षमा करना, मैं अब आपसे नहीं मिल सकती। वे रुपए जो आपको देकर आई हूँ, मेरठ षड्यंत्र केस में खर्च करने को वहाँ के मान्य अभियुक्तों की राय से उनके वकीलों को दे दीजिए। मैं इसी काम के लिए मेरठ गई थी। आपसे मिलकर अनायास ही मेरा यह काम हो गया। रुपया इस पत्र के पाने के 24 घंटे के भीतर ठिकाने पर पहुंचा दीजिए। रुपया ठिकाने पर पहुंचते ही मुझे तत्काल इसका पता लग जाएगा। आपकी धर्म बहन। एक बार पत्र पढ़कर मेरा संपूर्ण शरीर कांप उठा और पत्र हाथ से गिर गया। इसके बाद मैंने झटपट झुककर पत्र को उठा लिया। भय से इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं नहीं जानता क्यों। मैंने पत्र को एक बार चूमा, फिर आंखों और माथे से लगाया। इसके बाद उसे उसी समय जला दिया। नोटों का बंडल अभी भी मेरी जेब में था। रुपए मैंने किसे दिए वह प्राण देकर भी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ, इतना अवश्य कह देता हूँ कि इस काम से निपटकर शीघ्र ही दिल्ली चला गया। एक दिन संध्या समय मेरे नौकर ने कहा, कुछ लोग बहुत आवश्यक काम से आपसे भेंट करना चाहते हैं। बैठक में जाकर देखा तो वही दरोगा जी थे। दरोगा जी ने थोड़ा हंसकर कहा, ज़रा आपकी बहन जी से एक बार मुलाकात करके उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्षण भर के लिए मेरे शरीर में खून की गति रुक गई, पर वकीली दिमाग ने समय पर काम किया। मैंने नकली आश्चर्य प्रदर्शन करके कहा, उनसे आपको क्या पूछना है? यह मैं आपको नहीं बता सकता। यह कैसे संभव हो सकता है कि आप पर्दे नशीन महिला से इस तरह बातचीत कर सकें? बातचीत तो जनाब हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि वे पर्दे की कायल नहीं।
मैंने और भी आश्चर्य का भाव चेहरे पर लाकर कहा, आप कब उनसे बातचीत कर चुके हैं? क्या भूल गए? उसी दिन रेल में? मैं नहीं समझता आप किस दिन की बात कह रहे हैं। दरोगा जी जोर से हंस पड़े। उन्होंने दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, यह तो अभी मालूम हो जाएगा। आप जरा कृपा कर उन्हें बुला तो लीजिए। मैंने क्षण भर सोचने का बहाना किया, फिर नौकर को बुलाकर कहा, जाओ जरा बीवी जी को बुला के तो लेकर आओ। क्षण भर में ही रेवती सामने आ खड़ी हुई। दरोगा जी को काटो तो खून नहीं। मैंने उनकी तरफ न देखकर रेवती से पूछा, रेवती, कभी तूने इनसे बातचीत की थी? कभी नहीं। दरोगा जी ने घबराकर कहा, ये वे नहीं हैं साहब। मैंने रेवती को जाने का इशारा करके कहा, जनाब, मैं आप पर दावा ठोकूंगा। सुपरिंटेंडेंट साहब अब तक चुपचाप बैठे थे। बोले, आपकी कुल कितनी बहनें हैं? मैंने कहा, एक यही तो है। ये आपके साथ उस दिन मेरठ जा रही थी? ये तो कल ही कलकत्ता से आई हैं। तो उस दिन आपके साथ कौन थी? किस दिन? मुझे कुछ याद नहीं आता। आप किस दिन की बात कह रहे हैं? सुपरिंटेंडेंट साहब मेरी ओर घूरने लगे, पर मैंने तो बाजी मार ली थी। सुपरिंटेंडेंट साहब चल दिए। मैं भी साथ ही बाहर तक आया। सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए। जब पुलिस अपनी गाड़ी में बैठी तो मैंने पूछा, आप ईश्वर के लिए यह तो बता दीजिए, आप किसे ढूंढते फिरते हैं? सुपरिंटेंडेंट साहब ने खींच कर कहा, मिसेज भगवती चरण को। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।